अब हम एंट्री मारते हैं हमारे पहले चैप्टर पे, विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो इस लिविंग वर्ल्ड में बताया गया कि हमारा वर्ल्ड कितना अमेजिंग है, यहाँ कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं। हैबिटेट मतलब जगह, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ओशन हो गया, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, और बहुत सारी खूबसूरत सीनरी जैसे कि माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, या फिर अटैकिंग शार्क, और डीप सेंस ऑफ वंडर, एक अचंभित कर देने वाला सोच। और इस लिविंग वर्ल्ड में इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब लड़ाई भी है और कोऑपरेशन भी है। जानवर एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, प्लस साथ में कोऑपरेट होकर रहते भी हैं। और अब हम और ये लिविंग वर्ल्ड में मॉलिक्यूलर जो सेल के अंदर, उसके अंदर भी कितना सारा मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स है जो इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। ये दो तरह का क्वेश्चन राइज करते हैं हमारे दिमाग में लिविंग वर्ल्ड। पहला टेक्निकल वन कि व्हाट लिविंग इज़ अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड दूसरा फिलोसफिकल वन कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। पहले का मतलब होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या अपोज करता है नॉन लिविंग से, और दूसरा कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, फिलोसफिकल वन। तो हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि कितने तरह के डिफरेंट लिविंग वर्ल्ड में कितने तरह के डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, कि कितने तरह के जानवर है। जैसे कि एक एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं आम का। आम के भी देखो कितने सारे डिफरेंट वैराइटीज़ है, जैसे कि लंगड़ा आम, कलमी आम, छोटा आम, बड़ा आम, है ना। उसी तरह लिविंग वर्ल्ड में भी इतने सारे भिन्नता है, अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं। यही है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम अपने आसपास देखें तो लार्ज वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, या फिर हमारे पेट्स या फिर दूसरे एनिमल्स। और यहाँ पे ऐसे भी एनिमल्स रहते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगर हम अपना दायरा बढ़ाएं ऑब्जर्वेशन का, ऑब्ज़र्व करने का, जितना ज़्यादा दायरा बढ़ाएंगे हम, उतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेगा। मान लो आप एक रूम में हो, तो आपके रूम में क्या क्या दिख सकता है, आपको छिपकली दिख सकता है। लेकिन मान लो आप किसी जंगल में हो, तो जंगल में आपको क्या क्या नहीं दिख सकती, ये पूछिए, है ना, राइट। और हर एक एनिमल जो आप, हर एक तरह का प्लांट, हर एक डिफरेंट तरह का प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हो, वो एक क्या करते हैं, स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप मान लो आप किसी शेर को देखते हो, तो वो शेर के स्पीसीज़ को दिखाता है। मान लो आप किसी इंसान को देखते हो, तो वो इंसान के स्पीसीज़ को दिखाता है, चाहे वो कुछ भी हो, आपका दोस्त हो या फिर कोई भी हो। द नंबर ऑफ स्पीसीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो इसमें बताया गया है, ये डाटा है, इसको याद रखना ना, हमेशा पूछे गए। 1.7 मिलियन to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती में प्रेजेंट है। और यही बायोडाइवर्सिटी दिखाता है। या फिर बायोडाइवर्सिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट है अर्थ में। और इसमें एक और चीज़ कही गई है कि अगर हम नए एरिया पे एक्सप्लोर करते हैं तो हमें नए जानवर मिलेंगे, और इसी तरह अगर हम पुराने एरियाज में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी नए जानवर मिल सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूस मरते जाते हैं, बनते जाते हैं और आइडेंटिफाइड होते जाते हैं। और तो जैसा कि यार मैंने कहा था, मतलब बुक ने कहा था कि बहुत डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है धरती में, और सबका अगर नाम हम देखें जगह तो सबका नाम डिफरेंट है। इसलिए हमें एक ऐसा नाम चाहिए था कि जो सब जगह सेम हो। जैसे कि आपका नाम आपके घर में गोलू हो सकता है, चिंटू हो सकता है, और स्कूल में आपका नाम दूसरा हो सकता है। ठीक इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम रहे तो कितना कन्फ्यूजिंग होगा। इसलिए साइंटिस्टों ने मिलके एक स्टैंडर्ड बनाने का सोचा और एक स्टैंडर्ड बनाया, सारे जानवर्स का एक साइंटिफिक नेम देके। और यही चीज़ लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि
बायो में साइंटिफिक नाम होते हैं, इसलिए ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है। मान लो आप अपने शेर को, यहाँ के जानवर को आप लायन बोल रहे हो और कोई दूसरी जगह इसको कुछ और बोल रहे हो, तो कैसे कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो इसलिए साइंटिस्टों ने ये स्टैंडर्ड बनाया है। और इसी प्रोसेस को एनिमल्स के नामकरण करने की प्रक्रिया को ही नोमेनक्लेचर कहते हैं। और हाँ यार, ऑब्वियसली अगर हमें किसी भी जानवर का नामकरण करना है तो हमें उसे पहचानना आना पड़ेगा। तो इसी को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, मतलब किसी भी जानवर को पहचानने को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और इसका एक ऑर्डर है, आइए देखते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन, मतलब साइंटिस्टों ने एक प्रोसीजर बनाया है जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम नाम रख सकते हैं और साइंटिफिक नेम और रखते हैं, और ये हर जगह वैलिड होता है, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये नाम चलेगा। मतलब वो है ना मीम, कुछ होगा, नाम चलेगा क्या ऐसा कुछ। सारे प्लांट्स के लिए एक जगह है जिसमें प्लांट्स का नाम रखते हैं, वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। और सिमिलरली एनिमल्स के लिए कौन नाम रखता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये टॉक्सिनम, ये ग्रुप एनिमल्स और प्लांट्स का नाम रखते हैं। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का खाली एक ही नाम हो। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other unknown organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि उसका नाम क्या होने वाला है, प्लस और ये इंस्टीट्यूट ये डिसाइड भी करता है कि इसका सिमिलर नाम और किसी एनिमल्स का नाम ना हो। जैसे कि आपका भी नाम शेर है और आपका दोस्त का भी नाम शेर हो, ऐसा नहीं। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम रख सकते हैं। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट। हर एक नाम का 2 कंपोनेंट होता है, पहला जेनेरिक नेम एंड दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो किसी भी जानवर का नाम देखो तो उसमें 2 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड है ना वो जेनेरिक नेम बोलते हैं, एंड जो सेकंड वर्ड है उसे हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। इसको हम अभी थोड़े से देर में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसी सिस्टम को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसे किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। और ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस किया जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गर्मी का सीज़न आ गया तो मैंगो का एग्जांपल। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो आइए हम इसे देखते हैं। इसमें जो मैंजीफेरा है ना वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंडिका एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। तो हमने ये भी देखा कि पहला वाला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है एंड दूसरा वाला वर्ड स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके दिमाग में आया होगा कि ये जीनस और स्पीसीज़ क्या होता है। तो भाई जीनस, मान लो आप इंडिविजुअल हो और आपके दोस्तों का, आपकी तरह के दोस्तों को एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप को ही हम जीनस कहेंगे और आपको स्पीसीज। सिमिलरली एक पर्टिकुलर जानवर है, मान लो कुत्तों का ग्रुप है, तो उसे हम कुत्तों का ग्रुप को हम जीनस कह देंगे। और इस ग्रुप में मे बी बिल्ली भी हो सकता है, मे बी भालू भी हो सकता है, मे बी वॉल्फ भी हो सकता है, लेकिन इस ग्रुप का एक यूनिट को हम स्पीसीज कहेंगे, समझे। और भी कुछ रूल्स है। पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम्स है ना वो जनरली लैटिन भाषा में लिखते हैं और इन्हें हम इटैलिक्स में लिखते हैं। पहला लैटिन भाषा में क्यों, क्योंकि लैटिन भाषा बंद हो गया है, और बंद हो गया है तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, ना ही इसका कुछ दुरुपयोग होगा। जैसे कि वक्त के साथ साथ हमारी बोली बढ़ रही है, ए बिड़ू,
क्या बोलती तू, ऐसा कुछ है ना, स्टैंडर्ड नहीं है, लोग अपने हिसाब से बोलते जाते हैं आजकल। तो कोड लैंग्वेज है भाई, कोड लैंग्वेज से ही चला जाता है बातचीत। लड़कों का तो ये साइन है हाय, और इसलिए हाँ ये लैटिन वर्ड बर्थ कर दिया गया है। पहला वर्ड है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, एंड सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है ना। बोथ द वर्ड्स आर इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर स्पेसिफिकली अंडरलाइन। जब भी बायोलॉजिकल नेम को लिखा जाता है तो उस स्पेसिफिकली अंडरलाइन किया जाता है, और या फिर इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, ताकि ये लैटिन वर्ड को लैटिन ओरिजिन को दिखा सकें। चौथा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, विल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। देखो इसमें एक रूल है, जो इस जीनस का पहला लेटर है ना वो कैपिटल में रहेगा, और स्पीसीज का जो लेटर है वो स्मॉल में रहेगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म। जो ऑथर है ना, जिसने ये खोज किया, उसका भी नाम लास्ट में जोड़ा जाता है। जैसे कि कैलुलस लिनियस ने इसको डिस्कवरी किया, तो लास्ट में लिन कह के शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिवेटेड फॉर्म में लगा दिया जाता है, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। यह दिखाता है कि इसे पहली बार लिनियस ने डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, सॉरी। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some mean to make this possible. देखो ये एक साथ सारे जानवर का स्टडी करना एकदम डिफिकल्ट था, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन का सोचा। किसने? बायोलॉजिस्ट ने। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी चीज़ को हम ग्रुप में कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। मान लो जैसे कि हम क्लास में लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बांट सकते हैं, लंबे लड़कों को अलग बांट सकते हैं, छोटे लड़कों को अलग बांट सकते हैं। ऐसे ही क्लासिफिकेशन करते हैं जानवरों में भी। फॉर एग्जांपल, वी इजली रिकग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, और डॉग्स और कैट्स, इंसेक्ट्स। जैसे कि हम आसानी से जान सकते हैं कि हम डॉग, प्लांट, एनिमल को द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। जब भी हम ये टर्म यूज़ करते हैं तो हमें पर्टिकुलर इमेज दिख जाता है कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये डॉग है। वॉट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए गॉड? सॉरी डॉग। जब आपके दिमाग में क्या आता है जब आप डॉग शब्द सुनते हो? ऑब्वियसली प्यारा सा पप्पी, या फिर एक अपना दोस्त, आपका दोस्त में भी ये हो सकता है। ऑब्वियसली ईच ऑफ अस विल सी डॉग्स नॉट कैट्स। जब भी आप डॉग के बारे में सोचोगे तो आप डॉग ही दिखेगा, ना कि कोई बिल्ली दिखेगा। नाउ इफ़ यू वर टू थिंक ऑफ Alsatians, we know that we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of mammal with extended ears and body hair. तो इसमें सिंपल बताया जा रहा है कि आपको जो वर्ड पता है आप उसके बारे में सोचोगे। मान लो आपको मार्वल बोलेंगे तो आप मार्वल के बारे में सोचोगे, और आप मान लो आपको टर्म पता नहीं है तो आप उसके बारे में नहीं सोच पाओगे ना, है ना। Likewise, in plants, if we talk of wheat, the picture in our mind will be of wheat plants, not of rice or any other plant. Hence, all dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. convenient categories are used to study organisms. Similarly, अगर आप wheat का एग्जाम्पल लो तो wheat का शक्ल याद आएगा, राइस का नहीं। डॉग का लोगे तो डॉग का, प्लांट का लोगे तो प्लांट का, मैंगो का लोगे तो मैंगो का, और यही सब कैटेगरीज हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा, और यही सब कैटेगरीज को हम किसको साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? टैक्सा। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स।
टैक्सा डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में भी इंडिकेट कर सकता है। जैसे कि प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट ऑल्सो अ टैक्सा, मतलब हर एक लेवल पे एक टैक्सा होता है। जैसे प्लांट ऑल्सो एक टैक्सा फॉर्म कर रहा है, वीट ही है ऑल्सो एक टैक्सा फॉर्म कर रहा है। प्लांट सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, डॉग्स, all the taxa, but you would know that a dog is a mammal are animals, therefore animals, mammal and dogs represents taxa at different levels। देखो हर एक वर्ल्ड अपना अपना टैक्सा डिफाइन कर रहा है। जैसे कि आप एनिमल के बारे में सोचोगे तो एनिमल में सारे जानवर आ जाएंगे, वो भी एक टैक्सा है, उसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है। सिमिलरली अगर आप राइस के बारे में सोचोगे, मैमल के बारे में सोचोगे, डॉग के बारे में सोचोगे, तो आपको अलग अलग टैक्सा दिखेगा। तो देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। उसके बाद है हेंस, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो चरित्र के बेसिस पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा पे। इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब बाहर की स्ट्रक्चर की फिजिकली वो क्या क्या कैसा कैसा है उसका दांत, जैसे कि लड़कों में देखते हैं ना, या फिर अपोजिट ऑल्सो इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसके किसी भी पर्टिकुलर एनिमल या फिर स्पीसीज का स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या फिर डेवलपमेंट प्रोसेस की वो डेवलप कैसे हो रहा है, एंड लास्ट इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि वो मतलब कि डाटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन के, कि वो कैसे कैसे इंटरेक्ट करते थे और कैसे रिप्रोड्यूस हुए। और ये सारी चीज़ें इसेंशियल है फॉर मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, और मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टू टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का बेस क्या है, CICN, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो देखो यार हवा आ रहा है, आई होप। टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है, और जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो ऑलवेज इंटरेस्टेड थे वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को बारे में जानने के लिए, पर्टिकुलरली अपने फ़ायदे के लिए। जैसे कि अर्ली डेज में ह्यूमन क्या करते थे, अपने बेसिक नीड्स के लिए जानवर खोजते थे या फिर एनिमल्स, प्लांट्स खोजते थे। जैसे फॉर बेसिक नीड्स मतलब फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर के लिए अपने नीड्स के हिसाब से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखते थे। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूसेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो पहली अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो गया, ऑन द यूजेस, बेसिस ऑन द यूजेस वेरियस ऑर्गेनिज्म बांटे गए थे। जैसे कि फूड के लिए ये ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्ट के लिए ये ऑर्गेनिज्म, और शेल्टर क्लोथिंग के लिए ये ऑर्गेनिज्म को खाल वगैरह। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग देम। ह्यूमन बींग्स पहले से ही इंटरेस्टेड थे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके डाइवर्सिटीज़ के बारे में। ह्यूमन बींग्स सिर्फ ओनली इंटरेस्टेड नहीं थे कि खाली उनके बारे में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए, बल्कि वो उनके रिलेशनशिप, एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में भी इंटरेस्टेड जानने के लिए। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स, मतलब इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये जो वर्ड सिस्टम है वो लैटिन वर्ड है, सिस्टमा से इंस्पायर है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट। लिनियस
यूज द सिस्टेमा नेचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो लिनेनियस, कैरोलस लिनियस है ना जी, उन्होंने ये अपनी पब्लिकेशन का नाम दिया था सिस्टेमा नेचुरे। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो जो सिस्टमैटिक्स का स्कोप है ना, उसे किस तरीके से बढ़ाया गया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो सिस्टमैटिक्स इस फील्ड में भी मतलब एंट्री किया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट किए और कैसे वो आगे बढ़े, इस फील्ड में भी सिस्टमैटिक्स ने एंट्री मारा। उसके बाद हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज। उसके बाद है यार अपना टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अपना आ जाएगा, क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच इस स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। तो देखो, क्लासिफिकेशन एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं। मतलब हायरार्की मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना, और इसमें हर एक स्टेप एक रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। जैसे कि आपने कभी, हाँ, आपका स्कूल के सिस्टम देख लो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसा रैंक वाइज चलता है। सिंस द कैटेगरी पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो, कैटेगरी एक पार्ट है टैक्सोनॉमिक का, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, तो इसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के नाम से जानते हैं। एंड ऑल अदर कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और सारे कैटेगरीज टुगेदर मिल के बताते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। Each category referred to as unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। मतलब हर कैटेगरी एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और इसे हम रैंक या फिर टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हायरार्की कैन बी taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। Insect represent a group of organism sharing common features like 3 pair of jointed legs। तो इंसेक्ट आपके दिमाग में जब भी आप इंसेक्ट में सुनोगे तो हम एक कॉमन फीचर उनमें हम देख सकते हैं कि उनके 3 जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्निजेबल concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category। मतलब इस बेसिस पे हम एक ग्रुप बांट सकते हैं इंसेक्ट्स का, और इसको हम रैंक और कैटेगरी भी दे सकते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक और टैक्सा इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखना कि ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, मतलब आपका ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक यूनिट एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है, और यही एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिक एग्रीगेट्स। तो कैटेगरीज एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है। यार मतलब कि लाइन बोल रहा है कि कैटेगरीज एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एंटिटी को दर्शाता है, पूरा एक बायोलॉजिकल एंटिटी को दिखाता है, ना कि सिर्फ बाहर के स्ट्रक्चर को दिखाता है, बल्कि पूरा पोपट हो गए। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज। तो देखो यार, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है ना, उसने ऑर्गेनिजम्स का जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है ना, उसने डेवलप किया कॉमन कैटेगरीज, जैसे कि किंगडम हो गया, फाइलम या फिर डिवीज़न हो गया। उसके बाद क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया।
किंगडम, फाइलम या फिर डिवीज़न या फिर क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस के बाद स्पीसीज। टोटल है 7, टोटल 7 है। तो ये रहा आपका यार ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, जीनस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। अरे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ यार। किंगडम, फाइलम के बाद होता है आपका क्लास के बाद ऑर्डर के बाद जीनस के बाद स्पीसीज। आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, वो सारे लोवेस्ट कैटेगरी में आते हैं, विच इज़ स्पीसीज। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अगर आप पूछोगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में कैसे डालें, तो उसका आंसर है द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस इंडिविजुअल, इस ऑर्गेनिज्म या फिर ग्रुप ऑर्गेनिज्म का। दिस हेल्प्स आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज प्लस द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये स्टेप आपको मदद करता है कि इसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिसिमिलरिटीज़ क्या है इस ग्रुप में या फिर इस ऑर्गेनिज्म में। और इसकी मदद से हम इस ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। उसके बाद है 1.2.1 स्पीसीज। टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। तो देखो, जो सबसे निचला लेवल पे होता है ना, कोई पर्टिकुलर जानवर पे आप फोकस करो, मान लो बिल्ली, तो बिल्ली है ना वो अकेली है, उसको हम स्पीसीज कहते हैं। और बिल्ली के साथ बिल्ली का ग्रुप हो गया, उसके बाद लायन का ग्रुप हो गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आ जाएगा आपका एक क्या बोलते हैं जीनस में। ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरा ग्रुप बढ़ते जाता है, फिर आ जाता है आपका पूरा किंगडम एनिमल, ये अपना किंगडम हो गया, अपना साम्राज्य। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on morphological differences। तो हम इस लेवल पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उसके मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज के मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि आप मैंजीफेरा इंडिका का एग्जांपल ले लो, जो कि है आपका आम, और फिर सोलेनम ट्यूबेरोसम का एग्जांपल ले लो, पोटैटो, एंड पैंथोरा लियो। पैंथोरा लियो का एग्जांपल ले लो। पैंथोरा लियो मतलब आपका एग्जांपल, ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। तो इन तीनों नाम के जो लास्ट में है सेकंड वर्ड, इंडिका हो गया, ट्यूबेरोसम हो गया और लियो हो गया, वो आपका स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और पहला वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, वो जेनरला यानी जीनस को रिप्रेजेंट करता है। एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, मतलब जीनस एक अनदर लेवल ऑफ कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब हर एक जीनस के अंदर एक स्पीसीज या फिर एक स्पीसीज से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़। लेकिन उनका जो मॉर्फोलॉजी है ना, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर, वो सिमिलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि एक जीनस है पैंथेरा, उसके अंदर एक अलग ही स्पीसीज है, जैसे कि टाइगर भी है। जैसे कि मतलब पैंथेरा के अंदर आपका आ जाएगा लायन भी आ जाएगा और टाइगर भी आ जाएगा इस ग्रुप के अंदर। सिमिलरली सोलेनम के अंदर आपका नाइग्रम भी आ जाएगा और मेलोंजिना भी आ जाएगा। मतलब हाँ यार, आप वो भी बोल सकते हो अपने घर में, मम्मी आप मेरे को सोलेनम ट्यूबेरोसम बना के दो आज। क्या बोल रहे हैं? पोटैटो।
Human beings belong to the species sapiens, which is grouped in the genus Homo. The specific name thus for human being is written as Homo sapien. तो अपने इंसान का भी एग्जांपल दिया यार, तो हमारा साइंटिफिक नेम क्या है इंसानों का? होमो सेपियन। तो इसमें जो सेपियन है वो हमारे स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और होमो एक जीनस का, और हमारे साथ साथ और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब नहीं है। अभी हम खाली ट्राच कर रहे हैं होमो सेपियन। उसके बाद है 1.2.2 जीनस। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. तो जीनस क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ है जिसके अंदर मोर ज़्यादा कैरेक्टर्स कॉमन है स्पीसीज़ के मुकाबले, दूसरे जीनस के स्पीसीज़ के मुकाबले। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़। मतलब जीनस अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ आते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, दो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। एग्जाम्पल क्या था आपका? पोटैटो है और ब्रिंजल, डिफरेंट स्पीसीज़ है, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स है, इस वजह से वो किस में आते हैं? सोलेनम में। सिमिलरली लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, लेपर्ड पैंथेरा लियो, और लेपर्ड को हम पार्थस भी बोलते हैं, पैंथेरा, पार्डस एंड टाइगर। इसके अंदर कुछ सेवरल कॉमन फीचर्स हैं, इस वजह से ये तीनों अलग अलग स्पीशीज़ साथ में एक जीनस में आता है। जी, उस जीनस का नाम क्या है? पैंथेरा। दिस सिग्निफाइज दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। ये जीनस दूसरे जीनस से डिफरेंट है, और जो बिल्लियों का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? बिल्लियों का जीनस है उसको क्या बोलते हैं? फेलिस। इसमें उसके बाद है फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी। ये आपका जीनस से भी थोड़ा ऊपर लेवल की कैटेगरी है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये ट्रिक है यार, जब भी आप जीनस को एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो आप बोले ना ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़, और फैमिली को बोले तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेटला, ऑर्डर को बोले अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ऑर्डर को बोले अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, और सॉरी ऑर्डर, फाइलम को बोले अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। सिमिलरली किंगडम अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, ऐसी। तो फैमिली ये सिमिलर टाइप के जीनस जो कॉमन फीचर्स है उनको साथ में लेके ये ग्रुप बना है। इसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू जीनस और स्पीसीज़ के मुकाबले। Families are characteristics on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. तो फैमिलीज में आपका करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से देखा जाता है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स प्लांट स्पीसीज में। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, डिफरेंट जेनरा के प्लांट्स हैं। सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। देखो 3 तरह के डिफरेंट जेनरा हैं। ये कुत्ते भी नहीं यार, मतलब इसमें 3 डिफरेंट तरह के जीनस हैं, जैसे कि आपका सोलेनम हो गया, पेटूनिया हो गया, धतूरा है। ये तीनों डिफरेंट जीनस में कुछ सिमिलरिटीज़ है, इसलिए हम एक फैमिली में जोड़ देते हैं जिसका नाम है, उस फैमिली का नाम सोलेनेसी। अमंग एनिमल्स के एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि जीनस पैंथेरा क्या क्या कंप्राइज करते हैं? लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्पोर्ट अलॉन्ग विद जीनस। इन तीनों को हम जीनस में रख दिए हैं। सिमिलरली फेलिस, ये फैमिली फेलिडे, इनका फैमिली फेलिडे में आता है। Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae. तो अब अगर आप दोनों के ग्रुप को देखोगे तो कुछ सिमिलरिटीज़ में मिलेगा, कुछ डिसिमिलरिटीज़ में मिलेगा, और दोनों को अलग अलग फैमिलीज में जोड़ दिया गया है। कैट का फैमिली फेलिडे, डॉग का में भी कैनिडे है। उसके बाद है ऑर्डर। तो आपने देखा कि कैटेगरीज जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज, वो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे थे। तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स।
तो जनरली आपका जो ऑर्डर हो गया या फिर उससे भी ऊपर का कैटेगरी है वो आपके हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आपके कैरेक्टर्स को देखते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एक्सिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। तो ऑर्डर में ऐसे फैमिलीज को कंबाइन करके रखते हैं जिसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जनरल इंक्लूडेड इन फैमिली। तो जैसे जैसे आप ऊपर कैटेगरी में जागे तो आपका सिमिलरिटीज है ना वो घटते जाता है। प्लांट फैमिलीज लाइक प्लांट का फैमिली जैसे कि कॉन्वोल्वोलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो आपका जो बोला यार मैं पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कॉन्वोल्वोलेसी, सोलेनेसी ये आपके एक ऑर्डर में जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं हम पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फेलिडे लाइक इन कैनिडे and 1.2.5 this category includes related order. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in a class Mammalia along with order Cornivora, and that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders too. तो ये कैट क्लास में आपका एक सिमिलर तरह के ऑर्डर्स मिलके क्लास बनाते हैं। जैसे कि आपका ऑर्डर हो गया ऑर्डर प्रीमेटा जिसके अंदर आपका मंकी, गोरिल्ला और गिब्बान है ना, वो किस में आ जाता है, क्लास में मिलिया में जाता है अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। तो इस ऑर्डर के साथ एक और ऑर्डर आता है जो कार्निवोरा, दोनों मिलके क्लास बनाता है। जिसकी दूसरा ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, जिसके अंदर है टाइगर, कैट एंड डॉग, दोनों मिलके एक क्लास बनाते हैं। कौन सी क्लास में आते हैं इन लोग, मैमल्स के अंदर आते हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। और रेप्टाइल्स क्या था यार, ठीक। उसके बाद है फाइलम, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। देखो क्लासेस जो कंस्टिट्यूट क्लासेस जो जिनके अंदर है फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी। तो ये क्लास है ना, सॉरी ये फाइलम है ना, ये क्लास से भी ऊपर है। इसके अंदर आपका फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया और मैमल्स हो गए, ये सारे मिलके फाइलम बनाता है। बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल पोलोन्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। तो बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टर्स ये सारे ऑर्गेनिज्म जो मैंने अभी बोले, जैसे एक और कैरेक्टर के साथ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल न्यूरल सिस्टम, होलो न्यूरल सिस्टम। नोटोकॉर्ड मतलब आपका रीढ़ की हड्डी और उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो, इस कैरेक्टर को मिला के ये फाइलम में आते हैं, जिस फाइलम का नाम बोलते हैं कॉर्डेटा। In case of plants, classes with few similar characters are assigned to a higher category called division. called division. तो plants के केस में कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को जोड़ के एक अदर हायर कैटेगरी में, इससे भी ऊपर कैटेगरी में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिवीज़न। वो प्लांट्स का केस मतलब फाइलम एनिमल के लिए और डिवीज़न एंड प्लांट्स के लिए। अब हम देखते हैं किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। तो आपका जो किंगडम है ना वो सबसे टॉप कैटेगरी है, मतलब ग्रुप ऑफ जितने भी फाइलम हैं उस सबको मिला के किंगडम बनता है। किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जैसे कि सारे एग्जाम्पल के जब सारे एनिमल्स सारे फाइला को मिलाएंगे तो बनेगा सबसे टॉप पे किंगडम, वो है किंगडम ऑफ एनिमल्स। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्ट एंड कंप्रेसेस ऑल प्लांट्स ऑफ वेरियस डिवीजन। सिमिलरली प्लांट्स के केस में भी है, उसमें भी आप जितने सारे प्लांट्स को कंस्टिट्यूट करोगे तब जाके किंगडम बनेगा। और इसी बेसिस पे हम एनिमल्स और
प्लांट्स को बांटते हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, ये सेपरेट चैप्टर भी है आपका। द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बी shown in ascending order starting with species in figure. These are broad categories. However, taxonomists have developed subcategories in this hierarchy to facilitate more developed and subcategories in this hierarchy to facilitate sound and scientific placement of various taxa. तो जो टैक्सोनॉमिक्स है ना, उसने उन्होंने बीच बीच में और कुछ सब कैटेगरीज डेवलप किया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर में या फिर प्लांट किंगडम में। लुक एट द हायरार्की फिगर 1.1। आप फिगर 1.1 को देखो। कैन यू रिकॉल द अरेंजमेंट से, क्या आप रिकॉल कर सकते हो? जैसे कि एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोस डिक्रीजिंग। आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज होते जाते हैं। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर्स विद द टैक्सन शेयर। हायर द कैटेगरी द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल इंक्रीजेस। मतलब आप अपने आसपास को देखो, आप मान लो कि अपने रूम को देखो तो आपको दिखेगा कि आप आसपास के जो लोग हैं आप की तरह हैं। उसी के बाद आप मान लो आप ही तरह के सिमिलर लोग दिखेंगे। अब मान लो आप किसी डिफरेंट जगह पे चले जाओगे जिस पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जानवर हैं, तो आपको सिमिलरिटीज उतना मिलेगा क्या? नहीं ना, यही है। आप मतलब कि आप जितने निचले लेवल पे रहोगे उतना आपके सिमिलरिटीज ज़्यादा रहेगा, और जितने ऊपर लेवल में रहेगा उतना आपका डिफरेंट सिमिलरिटीज उतना कम रहेगा। टेबल 1.1 दिया गया है, इस पे आपके 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया गया है। इन सब के बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं, उसके साथ जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम डिवीज़न। ये टेबल याद कर लेना भाई। और ये टेबल चलो हम देखते हैं। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियन। इसका जीनस होमो, और फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर क्या है इसका? प्राइमेटा, एंड क्लास मैमेलिया, एंड फाइलम कॉर्डेटा। सिमिलरली हाउस का मस्का डोमेस्टिका, एंड जीनस का है इसका मस्का, एंड फैमिली मस्किडी, एंड ऑर्डर डिप्टेरा, एंड क्लास इंसेक्टा, एंड फाइलम और डिवीज़न आर्थ्रोपोडा। सिमिलरली मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, इसका जीनस मैंजीफेरा, एंड फैमिली एनाकार्डियेसी, एंड ऑर्डर सैपेंडल्स, एंड क्लास डाइकोटाइल लिडिने, एंड फाइलम या फिर डिवीज़न एंजियोस्पर्म। सिमिलरली वीट का एग्जांपल ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका जीनस ट्रिटिकम, एंड फैमिली पोएसी, एंड ऑर्डर पोल्स, एंड क्लास मोनोकोटिलिडन, एंड फाइलम या फिर डिवीज़न एंजियोस्पर्म। तो ये थे यार आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड द लिविंग वर्ल्ड इज़, समरी देख लेते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वैरायटी